चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों का गुड मॉर्निंग। आपको पीछे वाले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख के बारे में बताया गया था और आपको यह बोला गया था कि आप प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए पहले प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में चाहे कॉपी जो बनाए उससे पढ़ लें या फिर से दोबारा वीडियो 1, 2, 3 जो प्रकाश का प्रवर्तन है उसे पढ़ लें, तब इसको समझ में बहुत ज़्यादा आएगा। जब तक प्रकाश का अपवर्तन चलता रहे तब तक एक बार रीडिंग प्रकाश का प्रवर्तन में आप देते रहें तो आपको दुगना फायदा होगा। जो बच्चों प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ लिए हैं या जो नहीं भी पढ़े हैं वो दोबारा आप इस चैनल पर सुमन क्लासेस पटेल नगर नवादा वाले चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ लें तो इस चैप्टर को समझ में बहुत ज़्यादा आएगा। आइए आज हम आपको पहले प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, यानी किसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम, देखिए वहां पर प्रकाश के प्रवर्तन का नियम था और यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। वहां पर प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम था, यहाँ प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम है। तो थोड़ा ही अंतर है, नियम में थोड़ा ही अंतर है। पहला नियम सेम होगा। तो यदि आपको पीछे वाले वीडियो पढ़े हुए हैं, देखा हुआ है, याद है, तो ये आपको बेटर हो जाएगा, एकदम बेटर हो जाएगा। तो आइए इसके बाद हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। वहां से हम लोग को अपवर्तनांक को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। अपवर्तनांक को 2 भागों में बांटा गया उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आयताकार स्लैब के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन आयताकार स्लैब से करेंगे, पानी से करेंगे, प्रिज्म से करेंगे और सभी के बारे में वर्णन करेंगे। आइए आप गौर से ध्यान से देखें, सुने और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें तो बेहतर होगा। आपको बराबर प्रतिदिन का वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएगा। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तब हर हालात में आपको ताज़ा ताज़ा वीडियो मिलेगा। और लाइव क्लास के बारे में मैं 1-2 रोज के बाद बोलूँगा, इसलिए जब आप लोग को व्यवस्था मैंने जो बोले थे गार्जियनों से बोला गया था, यदि वह व्यवस्था हो जाता है तो मैं आप लोग को लाइव क्लास के लिए मंडे या ट्यूसडे नेक्स्ट आगे जो आने वाला है, अब तो मंडे तो बीत गया, नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे के बारे में हम बताएंगे। इसलिए बार बार आपसे ये मत पूछा करें कि लाइव क्लास कब होगा, आपको बता दिया जाएगा। तो आइए हम पहले आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण बताते हैं और उसमें कारण बताया जा चुका है, परंतु उस प्रश्न और जवाब को अलग नहीं किया गया है। इसलिए आपको लग रहा है कि इसका जवाब क्या होगा। विद्यार्थी जी, आप ये पढ़े हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब उसकी दिशा, वेग, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। बदलने के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये 3 गो बदलना, 3 गो में सबसे ज्यादा प्रमुख माना जाता है प्रकाश के चाल को, प्रकाश के वेग के, कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के चाल अलग अलग होता है। सबसे अधिक प्रकाश के चाल के बारे में मैंने पीछे वाले वीडियो में भी चर्चा किया, वहाँ जरूर देख लेंगे। प्रकाश के चाल अधिक निर्वात या वायु में होता है, वहाँ पर पूरा डिटेल से दिखाया गया है। इसलिए यहाँ तो सिर्फ समझने के लिए बता देते हैं कि सबसे अधिक मैक्सिमम प्रकाश का जो चाल होता है वो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो वायु या निर्वात में माना जाता है। तो अब यदि हम वायु के सिवा कोई दूसरा पारदर्शी पदार्थ लेते हैं, जल को लेते हैं, आइसक्रीम को लेते हैं, नमक को लेते हैं, तो ये सभी में
पानी को लेते हैं, इन सभी में प्रकाश का चाल क्या होगा, अलग अलग होगा। इसी भिन्न चाल के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसी भिन्न चाल के कारण प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। यानी जवाब मिला कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल भिन्न होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होती है। तो ये था प्रश्न का जवाब। अब है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। विद्यार्थी जी, प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होती है। आपने कल प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख खींचा था, मैं रफ खींच रहा हूं। ये अपवर्तक सतह है, ये अभिलंब डाला गया है, ये एक माध्यम का अभिलंब है, ये दूसरे माध्यम का अभिलंब है, ये पी क्यू अपवर्तक सतह है। यदि प्रकाश एक माध्यम से जाती है तो दूसरे माध्यम में तो कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको आई कोण दर्शाते हैं, इसको आर कोण दर्शाते हैं। ये हो गया आपको आपतित किरण और ये हो गया आपको निर्गत किरण अथवा अपवर्तित किरण, और ये हो गया आपतन बिंदु। समझ रहे बात को। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम आप गौर से सुनेंगे, आपतित किरण, निर्गत किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलती है। देखिए ने, एओ ओ पर मिला, एन ओ पर मिला, बी ओ पर मिला, या एन डैश ओ पर मिला। ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है। पीछे वाले वीडियो में बताए थे, ये विरल माध्यम के अभिलंब है, तो सघन माध्यम के अभिलंब है। दोनों अभिलंब है लेकिन अलग अलग है। तो पहला नियम क्या हुआ कि आपतित किरण, अभिलंब, निर्गत किरण तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये पहला हुआ। दूसरा नियम इसका होता है, जो आई और आर में संबंध होता है, वहां पर दूसरा नियम भी आई और आर में संबंध होता था, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। उसमें था दोनों बराबर, लेकिन इसमें जया का अनुपात होता है। जया मतलब साइन, साइन एस आई एन ई, इसी को हिंदी में बोलते हैं जया। कि किसी भी पारदर्शी माध्यम के आपतन कोण के जया यानी आई और अपवर्तन कोण के जया यानी आर के एक अनुपात होती है, जो नियतांक के बराबर होता है, जिसे आप स्नेल के नियम से पुकार सकते हो। यानी स्नेल का नियम कहे अथवा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहे, दोनों बात क्या है, एक ही है, समान है, दोनों में कोई अलग नहीं है। तो यहां से जो अनुपात आएगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के जो अनुपात आता है, उस अनुपात नियतांक होता है, उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। इस अपवर्तनांक को दोनों तरीका से परिभाषित किया जाता है। किसी विशेष रंगों के माध्यमों में आपतन कोण के जया और अपवर्तन कोण के जया के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, अथवा दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को एन से सूचित किया जाता है या म्यू से सूचित किया जाता है। एन या म्यू से ज्यादा करके हम लोग एन लिखेंगे, एन से सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक को दो भागों में बांट दी जाती है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। दो माध्यमों में यदि एक माध्यम हवा रहेगा तो उसे आप निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, और यदि हवा छोड़ करके दोनों माध्यम हवा के अतिरिक्त कोई दूसरा रहेगा तो उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। यानी पानी और आपको बर्फ है, तो यहाँ पर दोनों में से किसी में हवा नहीं है, अतः ये दोनों को यदि अपवर्तनांक निकालेंगे तो यहाँ से सापेक्ष अपवर्तनांक निकलता है। तो याद रहे, अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को एन से सूचित किया जाता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये समान यदि चाल लेते हैं, चाल का अनुपात करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड, और अनुपात लेंगे तो कट जाएगा, इसलिए इसका कोई भी मात्रक इसका नहीं होता है, याद रहे। तो हम लोग जितना बातों को बोला गया है उतना बातों को पहले लिख लेते हैं, इसका बाद आगे थ्योरी बताते हैं। देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन बोला गया था उसका जवाब दिया जा रहा है। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है
तब उसका वेग या चाल बदल जाता है। इसी को आप लिख सकते हो, अर्थात भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल क्या होता है, भिन्न होता है, और इसी भिन्न होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। यदि अति लघुत्तरीय में जवाब पूछे तो सिर्फ इसका जवाब इतनी दीजिएगा, भिन्न चाल होने के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे तो प्रकाश के अपवर्तन के लिखे दो नियम है। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। दूसरा, किसी विशेष माध्यम कहिए या विशेष रंग कहिए में आपतन कोण के जया, जया को अंग्रेजी में साइन कहते हैं, आपतन कोण के जया और अपवर्तन कोण के जया की एक अनुपात होती है जो नियतांक मिलता है ना, जिसे स्नेल के नियम भी कहा जाता है। यानी स्नेल के नियम यदि कहेगा तो यही लिखना है, सेम टू सेम। और पीछे 2 साल पीछे मैट्रिक के बोर्ड में यह क्वेश्चन आया था, स्नेल के नियम को लिखे। तो जब स्नेल के नियम को लिखने के लिए कहेगा तो सीधे आप प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिख देना है, आपका जवाब पूरा हो जाएगा। तो याद समझ में आया विद्यार्थी? तो आगे हम आपको अपवर्तनांक के बारे में बताते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखो आपके सामने प्रश्नों का उत्तर लिखा गया है, इसमें और कुछ बाकी है जो आगे लिख रहे हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसके प्रकार को लिखें। तो जिस रूप में अपवर्तनांक निकाला जाता है उसी रूप में परिभाषित किया गया है। आप अपवर्तनांक को निकालने के लिए साइन आई का उपयोग करेंगे और दोनों माध्यमों में चाल को प्रयोग करेंगे। इसलिए लिख दिया गया है किसी विशेष माध्यम या रंग, बोलिए, आपतन कोण के जया और अपवर्तन कोण के जया के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, इसका कोई मात्रा नहीं होता, अर्थात साइन आई बटे साइन आर। आपतन कोण के जया, इस साइन हो गया जया और आपतन कोण हो गया आई, आई हो गया अपवर्तन कोण आर और अपवर्तनांक को क्या एन है। तो अपवर्तनांक भी इसको कहते हैं और यही नियतांक होता है स्नेल के नियम से। अथवा इसी को अब हम चाल के रूप में जब देंगे तब होगा दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम में प्रकाश के चाल और बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल अपवर्तनांक, अर्थात v1 बटे v2, यानी पहले में और दूसरे में दोनों का अनुपात उसका अपवर्तनांक होता है। अब हम लोग इसका जवाब लिखेंगे, इसके प्रकार। तो अपवर्तनांक के दो प्रकार होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। इसके बारे में लिखते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार के होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, दोनों को बोल लिख दिया गया है। अब देखिए दोनों को लिख दिया गया है विद्यार्थी। अब आपके सामने निरपेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित करते हैं और सापेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित करते हैं। अभी आपने देखा कि दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। उस दो माध्यम में से एक माध्यम यदि वायु रह गया, यानी वायु के साथ यदि निकालेंगे तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा, और यदि वायु के साथ नहीं निकलेगा, किसी और के साथ दोनों निकलेगा, तब वो कहलाएगा आपको सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी कहने का मतलब है वायु के साथ ज्ञात किए गए अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और जिस अपवर्तनांक में वायु सापेक्ष नहीं हो तो उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। समझे? यानी जिसमें वायु साथ रहेगा वो निरपेक्ष होगा, और जिसमें वायु साथ नहीं रहेगा वो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। आप गौर करेंगे, दोनों को परिभाषा लिखते हैं आपके सामने। देखिए आपके सामने अपवर्तनांक के प्रकार दो प्रकार होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा होता है जब दो माध्यम में से एक माध्यम वायु हो तो उस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र हुआ वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी अपवर्तनांक को संक्षेप में क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। प्रकाश के चाल को कौन सी लिखते हैं, सी लिखते हैं,
और माध्यम में प्रकाश के चाल को जी लिखते हैं, है ने, तो भी लिखते हैं, या इसी को एन हो गया। आप वायु में प्रकाश के चाल जानते हैं, 3 गुने 10 पर पावर कितना होता है, 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसलिए इसका सी का मान दे दिए, ये कांस्टेंट हो गया और ये मान बदलते रहेगा, इसी के मान पर निर्भर करेगा इस निरपेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक जितना, यानी माध्यम में जितना चाल कमेगा अपवर्तनांक उतना बढ़ेगा, जितना घटेगा अपवर्तनांक का मान उतना बढ़ेगा, उल्टा होगा, क्योंकि अपवर्तनांक और माध्यम में प्रकाश की चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा। तो याद रहे, अब हम आपको सापेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा लिखाते हैं। यहाँ पर सिर्फ चेंज हो जाएगा, वायु की जगह अन्य 2 माध्यम हो जाएगा, बस थोड़ा सा बदलाव होगा और कहीं कुछ नहीं। तो आप जाइएगा नहीं, गौर से देखेंगे। देखें, सापेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा लिखा गया है, जब 2 माध्यम में कोई माध्यम वायु नहीं रहे, 2 माध्यम रहेगा तभी अपवर्तनांक निकलेगा, और दोनों में वायु नहीं रहना चाहिए। ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, ये दोनों में वायु नहीं रहेगा, यानी वायु के साथ रहेगा तब निरपेक्ष अपवर्तनांक, और वायु उसके साथ नहीं रहेगा तब सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। यहाँ एक पानी है तो एक बर्फ हो सकता है, एक आपका नमक हो सकता है, यानी वायु नहीं रहेगा, बस इतना जान रहे। तो ये दोनों हम लोग को अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का परिभाषा, उन दोनों को परिभाषा के बारे में। अब यहाँ से अपवर्तनांक के आधार पर विरल और सघन होगा। कल आप लोग को सघन और विरल का परिभाषा जो दिए थे कि विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें कम होता है उसे सघन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ के दृष्टि से जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल होगा, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन होगा। यानी हम यहाँ लिख देते हैं, ये आप याद रखेंगे नोट पॉइंट में, जिस माध्यम की अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम होगा। कैसा होगा? विरल माध्यम। और बहादुर, जिस माध्यम की अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम होगा। याद रहे, ये आपको अपवर्तनांक के दृष्टि से सघन और विरल को पहचानेंगे, देखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। तो ये रहा हम लोग को अपवर्तनांक और अपवर्तनांक से संबंधित परिभाषा और उनके कुछ सूत्र। अब यहां से हम लोग 2 माध्यम को लेंगे और दोनों को सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे, और दोनों को अपवर्तनांक को जब गुना करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब कि सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम में उल्टा होता है। यदि बर्फ का अपवर्तनांक 1/2 आया और बर्फ के सापेक्ष पानी को निकालेंगे तो उसी को उलट जाएगा। तो याद रहे विद्यार्थी जी, आइए हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए एक सूत्र सिद्ध करते हैं। आप इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 2 माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक का गुणनफल 1 होता है। गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। अर्थात इसी को बोल सकते हो n12 गुने n21 बराबर 1। n12 का मतलब हुआ कि पहले, 1 मतलब पहला, 2 मतलब दूसरा। तो यहाँ कैसे पढ़ेंगे सो सुनिएगा।
पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। ये क्या किसका एन में पहले जो लिखा रहेगा तो एन में पहले क्या लिखा हुआ है एक और दो, यानी एक का अपवर्तनांक निकल रहा है दो के सापेक्ष। यदि ऐसे लिखा हुआ है तो दो का अपवर्तनांक निकल रहा है किसके सापेक्ष एक के सापेक्ष। तो आइए पहले अब हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे, हल करेंगे, समझें। विद्यार्थी यहाँ देखो फिगर, P और Q अपवर्तक सतह है, NO अभिलंब है, NO डैश अभिलंब है, AO आपतित किरण है, BO निर्गत किरण है, I आपतन कोण है, R अपवर्तन कोण है। पीछे के वीडियो में भी ऐसा बताया गया है। एक का मतलब यहाँ से इधर मान लिए पहला सघन माध्यम है, इधर से इधर मान लिए दूसरा सघन माध्यम है, यानी यहाँ पर दोनों माध्यमों में कोई माध्यम वायु नहीं है। वायु रहेगा तो वो निकलेगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, और यहाँ कहा जा रहा है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर ये एक और दो में से कोई वायु नहीं है। पहले हम लोग माध्यम एक का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष निकालेंगे, फिर दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष निकालेंगे। दोनों को निकल जाएगा तो गुना कर देंगे, गुना करने पर जो मान आएगा वो सिद्ध हो जाएगा। आइए जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसी प्रकार से बोर्ड पर लिखता हूँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे, आपको याद भी होगा और समझ में भी आएगा। माना कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 मान लिए, दूसरे माध्यम मतलब दो में प्रकाश की चाल मान लिए V2। अब यहाँ से कैसे चलेंगे, पहले आप 1 को निकालेंगे किसके सापेक्ष दो को, तो वो लिखना पड़ेगा माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक। इसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे, तो अपवर्तनांक को संक्षेप में n लिखते हैं, और किसका अपवर्तनांक निकल रहा है एक का अपवर्तनांक, तो एक पहले लिखाएगा किसके सापेक्ष दो के सापेक्ष। और अब देखिए यहाँ पर प्रकाश पहले में जाएगा, इसके बाद दूसरे में जाएगा। यहाँ पर यहाँ लिखना पड़ेगा कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल N12 बराबर, पहले माध्यम में प्रकाश का चाल क्या माना V1, इसमें V2, समीकरण 1 मान लिए। इसी प्रकार से इसे प्रकार से माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक एक लिखा रहेगा तो माध्यम एक समझिएगा, दो लिखा रहेगा तो माध्यम दो समझिएगा,
अब शॉर्ट में लिखेंगे तो एन पहले लिखाएगा, किसका निकल रहा है तो 2 का, किसके सापेक्ष 1 के। तो अब यहाँ डायरेक्ट लिख दें V2/V1 समीकरण 2, क्योंकि यदि हम यहाँ पर इसके पूरा लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। लिख ही देते हैं N21 बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, यानी N21 बराबर V2/V1 समीकरण 2। पहला समीकरण भी आ गया, दूसरा भी आ गया। अब प्रश्न के देखो, N12 और यहाँ से N21, N12 गुने N21 हम दोनों को गुणा कर देंगे, आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 से, तो N12 गुने N21 बराबर V1/V2 गुने V1। इसे ही N12 N21 1 प्रूव्ड हो गया बहादुर जी। इसी को बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक एक दूसरे का व्युत्क्रम ब्रैकेट में उल्टा होता है। अतः यहां से N12 बराबर N बटे, और N12 जब 21 लिखेंगे तब 1/। देख लिया। तो देखिए विद्यार्थी, आप लोग को फिजिक्स पहला अध्याय का अति लघुत्तरीय क्वेश्चन बोला गया था कि प्रत्येक वीडियो के अंत में अति लघुत्तरीय दिया जाएगा 15। आप देखिए अगले वीडियो में 90 तक हुआ था और इस वीडियो में 91 से शुरू होता है। आप इसे गौर से देखें। गोलीय दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन होगा। यानी गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो किस दर्पण में सदैव सीधा बनता है, तो उत्तल में। किस दर्पण में, उत्तल में। अब समतल दर्पण के सामने यदि हम बायां हाथ दिखाते हैं तो दर्पण में कौन हाथ प्रतीत होगा, तो पंछोड़ को हाथ थोड़ू है। अरे उत्तर चाहे दाहिना होगा या बायां होगा, उसमें आप देखिए बाएं दिखा रहे हैं तो दर्शक प्रतीत होगा कौन, दाहिना। ऐसा प्रतीत होगा, दाहिना रहेगा नहीं। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में 2 होता है, एक अवतल एक समतल, याद रहे। लेकिन यहाँ गोलीय दर्पण पूछ दिया तो इसका जवाब केवल अवतल होगा। अवतल दर्पण में कौन कौन प्रतिबिंब बनता है, तो दोनों प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में वस्तु को कितने स्थानों पर रखा जाता है, तो 2 स्थान आप लोग की किताबों में भी बताया गया, थ्योरी में बताया गया, लेकिन तीसरा स्थान भी है, और वो तीसरा स्थान कहाँ, ध्रुव पर है। इसलिए याद रहे, जब स्थान के बारे में पूछा जाए तो 3 स्थान जवाब देना है। और जवाब है विद्यार्थी, यदि वस्तु C के अंदर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो C के बाहर बनेगा। रहेगा C के अंदर तो बनेगा C के बाहर, रहेगा C पर तो बनेगा आपको C पर, और रहेगा बाहर तो बनेगा ये अंदर, है अंदर तो बनेगा बाहर, रहेगा बाहर तो बनेगा ये अंदर, रहेगा C पर तो बनेगा C पर। याद रहे। किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को सिद्ध किया गया एक आधा, आधा, तो आधा को 1:2 लिखा जाता है। दर्पण सूत्र सिद्ध किया गया 1/A बराबर 1/V + 1/A।
यू। तो ये 90 से लेकर 98 तक हुआ, आज 91 से लिखा गया, पीछे वाले वीडियो में 90 तक लिखा गया था, अब अभी हम और इसमें लिख रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, आपका प्रश्नों का जवाब पूरा किया जा रहा है। जब समतल दर्पण में आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो तो अपवर्तित किरण किस प्रकार होता है, तो वो अभिलंब ही होता है। दर्पण में संपाती किरण कब होगा, जब वक्रता केंद्र से होकर आपतित होगा। प्रकाश के प्रवर्तन के कौन नियम में आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होता है, तो प्रथम नियम में आपतित प्रकाश की दिशा की दूरी किस चिन्ह से मापी जाती है, यानी धनात्मक या ऋणात्मक, तो धनात्मक, क्योंकि आपतित प्रकाश की जो होती है वो दर्पण के पीछे होता है। प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं, तो किरण कहते हैं। प्रकाश कौन कौन तरंग है, तो चुंबकीय तरंग भी कह सकते हो या उसी को आयांतरिक तरंग भी कहा जाता है। निर्वात एवं हवा में प्रकाश की चाल समानता कितनी मानी जाती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आज आपको 105 नंबर क्वेश्चन पूछ चुका है। आप ध्यान से इसे सुने, गौर से देखें और इसे याद करने की कोशिश करें। जय हिंद।